हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम जुलाई 2026 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। और ये देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है तो यूपी टेट एग्जाम पेपर फर्स्ट का है। तो पेपर फर्स्ट का इसमें हम हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिएगा, इसमें 31 नंबर वाला क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आते हैं बाल विकास से और 31 क्वेश्चन से लेकर के 60 क्वेश्चन होते हैं हिंदी के। तो इसमें हिंदी के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो चलिए, इसमें 31 नंबर वाला क्वेश्चन करिए कि भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। तो देखिए, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है अभिक्रमित अनुदेशन, ये जो है भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। अब देखिए, इसमें व्याख्या दिया गया है कि भाषा शिक्षण पद्धति के अंतर्गत किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी और ड्रेक्रॉली अनुदेशन प्रणाली आती है, जबकि अभिक्रमित अनुदेशन भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बल्कि यह जो है तो अधिगम से संबंधित है, यानी अभिक्रमित अनुदेशन जो है तो ये अधिगम से संबंधित है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करिए कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना किसका है। तो बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दिया जाए, ये मानना था महात्मा गांधी जी का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए, यह विचार महात्मा गांधी से संबंधित है। उन्होंने मातृभाषा पर विशेष जोर दिया था, क्योंकि बच्चा एक निश्चित परिवेश में पलता बढ़ता, अतएव उसे मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा अपरिहार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला वाला क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए इधर है 33 नंबर क्वेश्चन कि व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। तो व्याकरण शिक्षण के लिए क्या उपयुक्त नहीं है, आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली या अव्याकृत प्रणाली या कक्षा विनय प्रणाली। तो देखिए, व्याकरण शिक्षण के लिए कक्षा विनय प्रणाली ये उपयुक्त नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन करिएगा। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। तो बताइएगा भाई कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन तो ये होता है मिर्ज़ापुर से। देखिए, अब व्याख्या देख लीजिएगा कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन मिर्ज़ापुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से होता है। इस पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। किसके संपादक? तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बद्री नारायण चौधरी, जिनको हम प्रेमघर कहते हैं, ये थे। इनकी एक और पत्रिका जिसका नाम है नागरी नीरद, मिर्ज़ापुर से ही निकलती है। जबकि हंस 1930 में पत्रिका बनारस से निकलती थी, इसके संपादक थे मुंशी प्रेमचंद्र। तथा प्रतीक पत्रिका इलाहाबाद से निकलती है, इसके संपादक थे अज्ञेय जो थे, इसके संपादक थे। तथा लखनऊ से प्रकाशित पत्रिका तद्भव है, इसके संपादक का नाम है अखिलेश। अब अगला वाला क्वेश्चन करिए कि आदिकाल की रचना है। तो आदिकाल की रचना है खुमान रासो। देखिए, आदिकाल की रचना खुमान रासो हैं। खुमान रासो के रचयिता दलपत विजय हैं, यानी खुमान रासो जो है तो खुमान रासो के रचयिता हैं दलपत विजय। आदिकाल की अन्य रचनाएं देखिएगा कौन कौन सी हैं। तो बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो आदि जो है तो ये आदिकाल की रचनाएं हैं। तो इसमें देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदिकाल की रचना तो ये खुमान रासो की है। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन करिए। 36 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। तो हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन कब आता है, किसके पश्चात आता है। तो देखिए, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। सबसे पहले प्रस्तावना प्रश्न आता है, उसके बाद दिया जाता है उद्देश्य कथन। जब आप जो है टीचिंग करते हैं तो पाठ्य योजना बनाया होगा आपने, तो देखिएगा पाठ्य योजना में सबसे पहले प्रस्तावना होता है, उसके बाद उद्देश्य कथन होता है। तो हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन ये आता है प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना के अंतर्गत उद्देश्य कथन प्रस्तावना प्रश्न के उपरांत आता है, और प्रस्तावना किसी भी संदर्भ का आमुख होता है जो कथ्य की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।
अब अगला वाला क्वेश्चन करिएगा। तो ये देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। तो शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु सबसे उपयुक्त तरीका आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाक्य प्रयोग। देखिए, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु वाक्य प्रयोग का तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है और वाक्य प्रयोग से भाव की स्पष्टता और अधिक निर्देशित होने लगती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर क्वेश्चन करिए कि निरामिष किसे कहते हैं। निरामिष, देखिए निरामिष मांस रहित भोजन को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो मांस रहित भोजन को हम निरामिष कहते हैं। देखिए कि निरामिष का आशय होता है मांस रहित भोजन, जबकि रात्रि में विचरण करने वाले के लिए एक शब्द है निश्चर और मोक्ष की इच्छा करने वाले के लिए एक शब्द होता है मुमुक्षु। ये भी क्वेश्चन में काफ़ी पूछा जाता है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, तो उसे कहते हैं मुमुक्षु। अब अगला वाला क्वेश्चन करिए कि राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो देखिए उर्वशी किसकी रचना है, तो ये है रामधारी सिंह दिनकर जी की। अब इसमें पूछा जा रहा है कि उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार तो किस वर्ष प्रदान किया गया था, 1971 ईस्वी में या फिर 1972 ईस्वी में या 1973 में या 1974 में। तो बताइएगा कि कब जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए प्रदान किया गया था। तो देखिए ये पेपर है 19 दिसंबर 2016 का। 19 दिसंबर 2016 का ये मॉडल पेपर है और उसी मॉडल पेपर का जो एनालिसिस आप लोग कर रहे हैं। तो चलिए देखिए इसमें कि राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार तो किस वर्ष प्रदान किया गया, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो देखिए राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को उनकी कृति उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में प्रदान किया गया। हिंदी भाषा पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार तो सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में मिला। यानी प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो सुमित्रा नंदन पंत को। कब मिला, तो 1968 में। उनकी कृति चिदंबरा के लिए। चिदंबरा किसकी कृति है, तो ये है सुमित्रा नंदन पंत जी की। तो चिदंबरा के लिए उन्हें कब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो 1968 में मिला था। अब देखिए तथा 1978 में अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार के लिए तथा यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार तो अज्ञेय को कब मिला, तो 1978 में। कौन सी कृति थी इनकी, तो ये थी कितनी नावों में कितनी बार। उसके बाद देखिए कि 1982 में महादेवी वर्मा को उनकी कृति यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। यानी इन 4 लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। सबसे पहले जो है तो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रा नंदन पंत को। किस कृति के लिए, तो चिदंबरा कृति के लिए। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला वाला क्वेश्चन करिएगा। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है सहद शब्द है। तो सहद शब्द जो है कौन सा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या आगत है। तो देखिए सहद शब्द जो है ये आगत शब्द होता है। सहद शब्द आगत शब्द है जो कि तत्सम, तद्भव एवं देशज शब्दों से पृथक है, यानी अलग है। आगत शब्द जो है ये तत्सम, तद्भव और देशज शब्दों से अलग होता है। संस्कृत के शुद्ध शब्दों को तत्सम और उनसे उत्पन्न शब्दों या विकसित शब्दों को हम कहते हैं तद्भव, तथा देशज वे शब्द होते हैं जो देश में बोले जाते हैं परंतु उनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है। तथा आगत वे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं से आए हैं और उनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है, जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, तुर्की इत्यादि। यानी इन सभी जो है देशों से आए हुए शब्द जो होते हैं तो वो आगत शब्द होते हैं। तो सहद शब्द कौन सा है, तो ये है आगत शब्द। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर क्वेश्चन करिए कि वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है। तो वनिता का प्रयोग आपसे पूछा जा रहा है कि वनिता का प्रयोग जो होता है तो ये किस अर्थ में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्री के लिए। देखिए कि वनिता का प्रयोग स्त्री के अर्थ में होता है
और वनिता के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं नारी, कलत्र, त्रिया, वामा, कांता, रमणी, कामनी, प्रमदा, सुंदरी आदि। ये सारे शब्द जो हैं तो किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये शब्द हैं स्त्री के पर्यायवाची शब्द। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, मुकुंद किसका पर्यायवाची है? मुकुंद, तो मुकुंद जो है ये भगवान विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। और भगवान विष्णु के अन्य पर्यायवाची शब्द देख लीजिएगा। तो अन्य पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? देखिए, पुंडरीकाक्ष, जनार्दन, चक्रपाणि, उपेंद्र, चतुर्भुज, गरुड़ध्वज, विशंभर। ये सारे पर्यायवाची किसके हैं? तो भगवान विष्णु के हैं। अब आगे देखिए अगला वाला क्वेश्चन, काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी और तेरे ही नाली सरोवर पानी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो बताइएगा कि इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो देखिए, इसके रचनाकार हैं कबीर। काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी और तेरे ही नाली सरोवर पानी। यह पंक्ति निर्गुण ब्रह्म उपासक धर्मांडर के विरोधी समाज सुधारक कबीर दास जी की है। अगला नंबर क्वेश्चन करिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संबंध निबंध संग्रह क्या है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह आपसे पूछा जा रहा है कि क्या है? तो माटी का फूल है, चिंतामणि है, या क्षण बोले कण मुस्काए, या आलोक पर्व। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है चिंतामणि। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि है। और शुक्ल जी के अन्य निबंध देखिए कौन कौन से हैं, याद रखिएगा, मित्रता, क्रोध, श्रद्धा और भक्ति आदि। जबकि आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी का तथा क्षण बोले कण मुस्काए ये हैं विष्णु प्रभाकर के। आलोक पर्व देखिए, तो आलोक पर्व किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये वाला। और क्षण बोले कण मुस्काए तो ये किसके हैं? विष्णु प्रभाकर के। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन हो गया, यानी 15वां नंबर क्वेश्चन है इस हिंदी में। तो देखिए, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? तो बताइएगा कि कौन सा शब्द युग्म इसमें शुद्ध है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बारात वसंत। ये जो है शब्द युग्म शुद्ध है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन 46 नंबर, अर्धस्वर हैं तो अर्धस्वर कौन से होते हैं? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा या और वाह। या और वाह जो होते हैं तो ये अर्धस्वर होते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है कि चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो चोर की दाढ़ी में तिनका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। देखिए, कहावत कही है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो एक बार कही बात को दोहराते रहने के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है पिष्टपेषण। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला वाला 49 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? तो देखिए, बुद्धिहीन शब्द ये व्याकरण की दृष्टि में जो है तो ये है विशेषण के संवर्ग में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? तो छत से ईंट गिरी इस वाक्य में पूछा जा रहा है कौन सा कारक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपादान। यानी अगर किसी भी जगह से अलगाव होता है तो वहाँ पे अपादान कारक होगा। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, महोर्मी का संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए, महोर्मी का संधि विच्छेद होता है महाधन उर्मी बराबर महोर्मी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, समष्टि का विपरार्थी शब्द कौन सा है? तो समष्टि का विपरार्थी शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो समष्टि का विपरार्थी शब्द होता है व्यष्टि। अब देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, करपट का तद्भव रूप। करपट, तो करपट का तद्भव रूप होता है कपड़ा। कपड़ा जो है तो ये करपट का तद्भव रूप होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? तो रमणीय में प्रत्यय पूछा जा रहा है। तो
तो रमणीय में जाहिर सी बात है ईय प्रत्यय होगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला वाला क्वेश्चन देखें कि बोरो सबय रघुवंश कुठार की धार में बारन बज सरथहीं और बाण की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समरथहीं। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें रस पूछा जा रहा है कि इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रौद्र रस। अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि श्री गुरुचरण सरोज रजनिज मन मुखुर सुधार वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। ये जो है तो छंद, ये छंद जो है तो क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा दोहा। देखिए श्री गुरुचरण सरोज रजनिज मन मुकुर सुधार वर्णव रघुबर विमल जस जो दायक फलचार में दोहा छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा जो होता है तो ये दोहे का उल्टा होता है, अर्थात इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और 12वें अवधि का छंद जिसमें 12 व 7 मात्रा पर यति होती है। रोला जो होता है तो ये 24 मात्राओं का मात्रिक छंद होता है। अब देखिए 57 नंबर क्वेश्चन कि वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा मोहन और गीता गा रहे हैं, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन करिए कि इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। तो बताइएगा कि ऐसा कौन सा शब्द जो है कि हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लीव। दिए गए शब्दों में क्लीव शब्द सबसे अंत में आएगा। दिए गए विकल्पों के बढ़ते हुए क्रम इस प्रकार हैं: किसान, कृषक, क्रम और क्लीव। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, चराचरम जगत में कौन सा समास है? तो चराचरम जगत में द्वंद्व समास होगा। देखिए चराचरम में द्वंद्व समास है, इसमें सामासिक पद होगा चर और अचर। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों के बीच और का लोप हो जाता है। जैसे जय पराजय, जय और पराजय, तो यहाँ और का लोप हो जाएगा, अर्थात जय और पराजय। सीता और राम, तो यहाँ और का लोप होगा। तो यहाँ पे जो है चराचरम में कौन सा समास पूछा गया है? तो करेक्ट आंसर इसका होगा द्वंद्व समास। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन यानी 60 नंबर क्वेश्चन। देखिए 30 क्वेश्चन जो है हो गए हैं, 60 क्वेश्चन है कि अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अभ्यागत शब्द में पूछा जा रहा है कि कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभी। अभ्यागत शब्द में अभी उपसर्ग है। समीप, बुरा, चारों ओर, बारंबार, अच्छी तरह आदि अर्थ का बोधक है, जैसे अभ्याघात, अभिकरण, अभिसरण, अभिप्राय आदि। तो अभ्यागत शब्द में उपसर्ग होगा अभी।